सभी साथियों को, जितने भी महिलाएं हैं, सभी साथियों को जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय। सबसे पहले तो मैं 6 दिसंबर से जो बात यहाँ भाई साहब ने पूछी कि 6 दिसंबर क्या है, तो एक तो आपकी तरफ से किसी से भी एक ठीक जवाब नहीं आया। एक मैडम थी, उन्होंने बोला कुछ, लेकिन वो क्लियर नहीं हो पाया क्या बोल रही थी, आवाज़ नहीं आई यहाँ तक। पहले तो 6 दिसंबर से ही शुरू करते हैं। मुझे तो आप जानते ही होंगे, यहीं रहता हूँ और बहुत बड़ा स्ट्रगल भी किया है, और गांव से लेकर के यहाँ तक की एक बड़ी जर्नी है, और वो जर्नी के साथ साथ एक बहुत बड़ा इनकम सोर्स भी जनरेट किया, और उसको भी मैं लात मार दिया पिछले 7 साल से। अभी मैं कुछ काम नहीं करता सिवाय समाज के। 6 दिसंबर जैसा आप बोलते हैं ना, हमारे घर में कोई मर गया, उसका हमारा कोई बुजुर्ग मर गया, उसका स्वर्गवास बोलते हैं, स्वर्गवास नहीं। तो स्वर्गवास तो कुछ होता ही नहीं है। आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ। तो स्वर्गवास नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। ये ब्राह्मणों द्वारा एक फैलाया हुआ एक भ्रम, और आप लोगों के दिमाग में वही चलता है। तो इसको जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो बाद में जो बुद्धिज्म की दीक्षा ली, उसमें 6 दिसंबर को बाबा साहब का आखिरी सांस ली उन्होंने, उस दिन वो एक्सपायर हो गए। उसको परिनिर्वाण दिवस के रूप में हम लोग जन्मदिन की तरह नहीं मनाते, बल्कि उनको श्रद्धांजलि देते हैं कि उनका एक आखिरी दिन था जिंदगी का, और जिन्होंने पूरे देश और पूरे विश्व में एक ऐतिहासिक ऐसे काम किए कि पूरा विश्व उनको आज वर्ल्ड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड के नाम से जानता है। दूसरी बात, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। कई बार मीटिंग में हमने कर ली है, आप लोग जानते हैं। आप कितने महिलाएं ऐसी हैं जो यूट्यूब देखती हैं? वो प्लीज़ एक बार हाथ उठाएं, जो यूट्यूब देख लेती हैं घर में, या जिनके पास मोबाइल यूट्यूब वाला है। तो मेरे को लग रहा है कि आधी तो है ही है कम से कम। सारी देखती हैं? चलिए ठीक है, आधे का हाथ उठा तो मुझे। अब दूसरा सवाल एक और है कि जो मेरा चैनल है, उस चैनल पे इतनी जबरदस्त जानकारी होती है ऐतिहासिक महापुरुषों की, जितने भी महापुरुष हैं, मुझे नहीं लगता आप में से कोई देखती हैं बहुजन दस्तक न्यूज के नाम से, और कॉन्स्टिट्यूशन। और मैं अभी भी आप फेसबुक पे लाइव हैं, आप जो बात कर रहे हैं सब फेसबुक पे लाइव जा रहा है, और ये भी लाइव है, यूट्यूब पे भी आप देख सकते हैं। तो एक तो वो प्लीज अगर नहीं है तो आप नंबर ले लें, उस नंबर को आप ऐड कर लें, और आप सीधा उस पर आपको, अगर आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे तो आपको डेली वो लिंक अपने आप आपको पहुंच जाएगा। एक ब्रॉडकास्ट लिस्ट हम बना करके वो काम कर रहे हैं। अब आते हैं, मैं कुछ चीज़ें कोशिश करता हूं कि मैं हर बार कुछ ऐतिहासिक चीज़ अलग रखूं। पिछली बार शायद मुझे याद है कि मैंने गांव से लेकर के अपनी घटना पे ज़्यादा बात की, ज़्यादा टाइम खराब किया, तो उस पर बहुत ज़्यादा नहीं जाऊँगा। फिर भी याद दिला रहा हूँ आपको कि जब मैं पहले दिन स्कूल में गया, जिस दिन मेरे माँ बाप ने एडमिशन कराया, माँ तो मेरी बचपन में एक्सपायर हो गई थी, 3.5 साल का था। तो मास्टर ठाकुर था, बोलता है कि चूड़े चमा डेढ़ो क्या करोगे तुमको पढ़ के, और तुमको मैं पढ़ने भी नहीं दूंगा और पढ़ाऊंगा भी नहीं, और टॉर्चर भी किया। मतलब जहाँ ठाकुरों के या दूसरे समाज के बच्चे, ब्राह्मणवादी जनरल कास्ट के बच्चे फर्श पे बैठते थे तो हमें नीचे बैठाता था, और मुर्गा बना करके जरा सी गलती पे मुर्गा बनाता था और पीछे से लात मारता था। मतलब उसकी इंटेंशन ये थी कि किसी तरह से डर के भाग जाए और ये ना पढ़े। तो उसी दिन से एक टीस पैदा हुई, जैसे भाई साहब ने कई एग्जाम्पल दिए अभी। और साथ में मैं धन्यवाद करूंगा हमारे 3-4 साथी आप लोगों को जोड़ने काम करते हैं। संजीव भाई हैं, इधर विनेश जी हैं, इधर लोकेंद्र जी त्रिलोकपुरी साहब, भाई साहब का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, और पीछे हमारे बुजुर्ग बैठे हैं, उधर हमारा भाई हंसराज है। तो एक अच्छा मेहनत करने की कोशिश वो भी करते हैं। तो आप लोगों को भी थोड़ा सा इंटरेस्ट लेना भी चाहिए और सुनना भी चाहिए। आपके कोई सवाल हैं आप मुझसे बाद में कीजिएगा, पहले जो मैं बता रहा हूँ वो सुन लीजिएगा। ज्योतिबा फूले जी की बात की अभी सर ने, सावित्रीबाई फूले की बात की, उनके जीवन की एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। जब सावित्रीबाई फूले, क्योंकि उनके बारे में बताना जरूरी है, जब वो महिलाओं को पढ़ाना लगी और उनके जो हस्बैंड थे ज्योतिबा फूले उनके साथ खड़े से कंधे से कंधा मिलाकर, तो जब वो पढ़ाने लड़कियों को जाती थी तो उनके ऊपर लोग कीचड़ फेंकते थे, गोबर फेंकते थे ब्राह्मणवादी लोग, ये महिलाओं को ना पढ़ाएं, ये पिछड़े। और जो हमारे अनुसूचित जाति जनजाति, अनुसूचित जाति तो बाद में आया, उस टाइम तो अछूती ही कहा जाता था कि अछूतों को ना पढ़ाए। उसके लिए ब्राह्मणों ने एक साजिश रची कि उनको मारने के लिए 2 ब्राह्मणवादी गुंडों को हायर किया किराए पर, उनको पैसा तय कर दिया,
1,000 रुपये मिलेंगे, तुम दोनों दंपत्ति को मार दो रात को। वो रात को मारने पहुंचे, 3-4 बजे की बात है। जब वो मारने पहुंचे तो वहां जब जैसे पैरों की आवाज थोड़ी सी रात में एकदम शांति होती है तो आ जाती है, तो उन्होंने अंदर से आवाज मारी ज्योतिबा फूले, भाई कौन है, क्या करने आए हो, किससे मिलना है? तो उन्होंने कहा तुम बाहर निकलो, हम तुम्हें मारने हैं। मारने इतना प्रभावित किया ज्योतिराव फूले ने उनको कि भाई अगर तुम्हें मेरे मारने से अगर तुमको 1,000 रुपये मिलता है, जब सारी बात खुल गई वहां, तो मुझे मार दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। तो वो प्रभावित इतने हुए कि यार अगले आदमी को हम मारने हैं और वो कह रहा है कि तुम्हें अगर 1,000 रुपये का फायदा हो रहा तो मुझे मार दो, अच्छी बात है, लेकिन जो मैं समाज के लिए काम कर रहा हूं वो कभी तुमने गौर किया? तो दोनों जो ब्राह्मण मारने आए थे, बाद में उन्हीं ज्योतिबा फूले के उनमें से एक सुरक्षा गार्ड बन गया, जो उनका बॉडी गार्ड बना अपने मर्जी से, बिना तनख्वाह लिए, बिना पैसे के, और दूसरा जो उनका सहयोगी बन गया, जो उनके पढ़ाई में जो महिलाओं को पढ़ाने का काम करते थे सहयोग करता। तो एक तो ये ज्योतिबा फूले जी की एक बड़ी हिस्ट्री है। अब आते हैं बाबा साहब पर। अभी मैं पीछे करीब 5 एपिसोड में उस पर बना चुका हूँ, बहुत कम लोग जानते हैं। बाबा साहब की एक किताब है छोटी सी, वेटिंग फॉर वीजा। बाबा साहब ने आज तक एक ही किताब लिखी है, जो बाबा साहब के द्वारा आत्मकथा के रूप में। बाबा साहब ने किताबें बहुत लिखी हैं, मेरे पास तो पूरा है, 21-22 तो वॉल्यूम है। वो सारे मैंने लगभग 2-2, 3-3 साल मुझे लगे हैं पढ़ने में। संविधान को पढ़ा, उनके द्वारा लिखे उनकी किताबों को पढ़ा, पेरियर, ललित सिंह यादव, जितने भी हमारे महान पुरुष हैं, काशीराम साहब के साथ तो मैं खुद रहा ही हूँ सन 84 से, मैंने सबको पढ़ा है। उसके बाद जाकर के ये तय किया कि भाई बहुत पैसा कमाया और जिंदगी भी अच्छी जी। अगर बाबा साहब हमें संविधान में अधिकार नहीं देते तो क्या मैं 5 स्टार होटल में रुक लेता, आप ही के सामने स्कॉर्पियो से घूमते था, स्कॉर्पियो चला लेता, खरीद लेता, यहाँ जो आज 5 मंजिला बिल्डिंग बना के रखी है वो बना पाता? नहीं बना पाता। तो मुझे अंदर से वो गाँव की पीड़ा कचोटती थी, यार ये तो जो सब करते हैं वही कर रहे हैं। इंजीनियर भी बन जाते हैं लोग, डॉक्टर भी बन जाते हैं, IPS अधिकारी भी बन गए बाबा साहब, लेकिन जब वो पे बैक टू सोसाइटी का मतलब है कि हम समाज को क्या डिलीवर कर रहे हैं। हमने जो यहाँ तक कमाया बाबा साहब की वजह से, ये बाबा साहब का ही कोट है कि हर इंसान को पे बैक टू सोसाइटी करना चाहिए। पे बैक टू सोसाइटी में बड़े हिंदी में शुद्ध में बता रहा हूँ, पे बैक टू सोसाइटी का मतलब ये नहीं कि आप ये समाज का काम करें, इनको पैसा दें, ये कोई जरूरी नहीं है। आप जैसे आप आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, ये भी एक पे बैक टू सोसाइटी है, क्योंकि आप उन विचारों को सुनने के लिए अपना टाइम निकाल के आएंगे। आज जल्दी आपने खाना बनाया, बच्चों को तैयार किया, खुद तैयार हुए, तब आप यहाँ आकर के बैठे, ये भी एक पे बैक टू सोसाइटी है। तो पे बैक टू सोसाइटी किसी न किसी रूप में हमारे समाज के लोगों को जरूर करना चाहिए। अब जो मैं एपिसोड आपको बना रहा हूँ उसमें से बहुत लंबा कहानी है। वेटिंग फॉर वीजा जो किताब है वो बाबा साहब की आत्मकथा, जो बाबा साहब द्वारा लिखी, उनके जीवन के अनुभव हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और वैसे आप चैनल पर डेली देख सकते हैं एपिसोड, 5 एपिसोड हो चुके हैं, 20 एपिसोड हैं, डेली 2 बजे जाता है। बाबा साहब जिस परिस्थिति में थे, उनकी एक जर्नी का एक बहुत बड़ा जो मैं आपको हिस्सा बता रहा हूँ, तो आपको दर्द भी होगा, पीड़ा भी होगी, और आप सोचने के लिए मजबूर भी होंगे कि इतनी पीड़ा के बाद हम लोगों के लिए उन्होंने इतना किया, और हम लोग उनके घर में, हमारे ही समाज के लोग बाबा साहब की मूर्ति लगाने में डरते हैं। मैं तो स्टूडियो में लगा कर, स्टूडियो बंद होने का कारण यही, परवाह नहीं है। लेकिन तो बाबा साहब, क्योंकि बाबा साहब का जो परिवार था, पिताजी जो थे, वो उस टाइम की जो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो एक आर्मी का जो डिपार्टमेंट था, उस आर्मी में एक सिपाही थे। सिपाही से चलते चलते, ये बाबा साहब के पिताजी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, सिपाही से चलते प्रमोशन होते, जब वो रिटायर हुए तो सूबेदार थे। अगर कोई आर्मी या पुलिस से रिलेटेड होंगे, सूबेदार बहुत बड़ा पद होता है। और वो बाबा साहब और बाबा साहब के भाई और ये सब गांव में रहते थे। तो एक बार बाबा साहब को उन्होंने, क्योंकि बहुत गरीबी थी, पैसे, कोई सूबेदार भी कोई पैसे से तो आर्थिक मजबूती बहुत बड़ी नहीं थी ना, तो बाबा साहब के पिताजी ने कहा भाई कि तुम एक बार शहर घूमने आओ, जहाँ पर वो बॉम्बे में थे, गोरेगांव एक वहाँ सिटी है महाराष्ट्र में बहुत बड़ा। तो उन्होंने कहा भाई तुम मेरे पास आ जाओ मिलने के लिए। अब आप देखिए कि कितना दर्दनाक है ये उनकी जीवन गाथा का हिस्सा। जब वो घर से ये तैयारी करते हैं तो बड़े खुश होते हैं कि भाई हमें बड़ा शहर देखने को मिलेगा। तो इसमें उनका बड़ा भाई, जो बाबा साहब का एक बड़ा भाई, और उनके पिताजी के एक बहन का लड़का, यानी कि बाबा साहब की बुआ का एक लड़का, तो ये निकलते हैं वहां से उनसे मिलने के लिए घर से, और बड़ी तैयारी के साथ करते हैं, क्योंकि कपड़े भी अच्छे नहीं होते थे हमारे समाज पर। उस टाइम वो कपड़े सिलवाते हैं, बहुत ही अच्छी एक मतलब
एक अच्छी तैयारी के साथ घर से निकलते हैं। जब घर से निकलते हैं तो घर से पैदल चल के जब जा रहे हैं तो गाड़ी के लिए स्टेशन जब पहुंचते हैं, वहां से ट्रेन में बैठ गए अच्छे कपड़े पहन करके, लेकिन जहां जिस स्टेशन पर उनको गोरेगांव उतरना था उसके साथ में दूसरा स्टेशन था एक छोटा, जहां उनको उतरना था। और वहां से उन बाबा साहब के पिताजी ने बोला हुआ था कि मैं अपना एक सर्वेंट, क्योंकि सूबेदार थे तो उनका एक नौकर भी मिला हुआ था उनको, कि या तो मैं लेने आ जाऊंगा तो मैं वहां पे तीनों बच्चों को, एक बाबा साहब की बुआ का लड़का और दोनों भाई, बाबा साहब के बड़े भाई और बाबा साहब अम्बेडकर। जब वो वहां पे पहुंचे, स्टेशन पर उतर गए तो वो खड़े रहे। इत्तेफाक से कुछ ट्रेजेडी हुई कि जो उनके पिताजी सूबेदार थे वो अपने नौकर को ना भेज पाए लेने के लिए, ना खुद आ पाए। अब वो वहां पर खड़े हैं तो बहुत अच्छे कपड़े हैं, और वहां स्टेशन मास्टर आता है, वो इंतजार में खड़े हैं, बाकी सब जो पब्लिक थी वो उतर के चली गई अपने अपने घर, जिसको जहां जहां जाना था। तो वो स्टेशन मास्टर आता है, पूछता है भाई कि आप क्यों खड़े हो यहाँ पे, शाम हो गई, अंधेरा होने वाला है, आप जाइए यहाँ से। तो अच्छे कपड़े देख करके जो स्टेशन मास्टर है वो सोचता है जैसे अच्छे कपड़े पहने हैं तो ये जरूर ब्राह्मण ही होंगे, तो बड़ा खुश होकर बात करता है। तो उससे वो पूछते हैं कि भाई आप क्यों नहीं जा रहे, तो बताते हैं कि हमारे पिताजी सूबेदार हैं सेना में, और उन्होंने हमें कहा था कि मैं आपको लेने के लिए नौकर भेजूंगा या मैं आऊँगा, वो आए नहीं, हम उनका इंतजार कर रहे हैं कि भाई अब तो अंधेरा हो गया, इंतजार कब तक करते रहो। तो उसने पूछ लिया कि भाई तुम कौन हो, कौन का मतलब है कि किस जाति से हो, किस धर्म से हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर जैसा प्रतिभाशाली बच्चा जो उस टाइम छोटे थे, वो हिचकते नहीं थे, कभी जाति नहीं छुपाई। उन्होंने कहा कि हम महार हैं, जो उनकी जाति थी। जैसे ही महार बताया, आज भी आप देखते होंगे जब किसी को बता दोगे ना कि आप जाटव हैं और वो ब्राह्मण है सामने वाला, तो उसका मुंह सुकड़ जाएगा, उसके चेहरे की। हाँ बोलिए, कुछ कहना चाहें? जी 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 हाँ वही मतलब आप देखिए कि कहाँ उस टाइम, आज से 100 साल पहले, लगभग आज से 100 साल पहले और 100 साल बाद भी जब आपकी जाति पूछेगा और आप बता दोगे ना कि जाटव है या एससी है या बैकवर्ड है, तो उसके जो चेहरे की जो हाव भाव होंगे बिल्कुल बदल जाएंगे। हाँ, अब देखा होगा ना कि पढ़ी लिखी है, समझदार महिला है, तो अब वो मतलब वो फायदा भी उठाना चाहिए, 10 सलाह आपसे ले लेगी वो। तो ये मानसिकता इस देश के अंदर ब्राह्मणवादी सिस्टम की आज भी है। संविधान लागू होने के बाद कोई फर्क उसमें बहुत बड़ा ऐसा नहीं कि फर्क नहीं है, फर्क आया तभी तो हम बोल पा रहे हैं, नहीं तो हम बोल कहाँ पाते। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 3169576865 IFSC कोड SBIN 0060336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। जय भीम, जय भीम। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714